अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप दैट कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड की वजह से स्कूल्स ऑफ फिर से हुए, तो उसके बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको रिकॉल करना चाहता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी 2 चैप्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है ना। तो हमने 2 चैप्टर्स पहले ही क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आज तीसरा यूनिट इसका, दैट इज रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है ना। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको इस लेसन का, ठीक है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये देखो हेडिंग क्या है, रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है। तो रूलिंग मीन्स टू रूल, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किन के मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जब यहाँ पे ब्रिटिश वाले रूल करने के लिए आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बात होगी विलेजेस के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा क्या है, विलेजेस, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पहले क्लियर करेंगे कि कंपनी को क्या राइट मिला, दीवान, ठीक है ना। तो कंपनी को यहाँ पे मिला राइट टू दीवान, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो दीवान बने, मैं आपको क्लियर करूंगा आगे जाके कि दीवान क्या है, ठीक है ना। तो दीवान बनने के बाद उन्होंने क्या किया, कौन से न्यू मेथड्स डिवाइस किए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो मेथड्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना। तो उसके बाद जो उन्होंने नए मेथड्स दिए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज थी, जो ब्रिटिश वाले थे या ईस्ट कंपनी वाले थे, वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। दैट वाज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, इंडिगो, ठीक है ना। तो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो जो है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो कल्टीवेट कर रहे थे पीजेंट्स इंडिगो, इससे उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो जो था, उसको ग्रो करने के लिए जो पीजेंट्स थे उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन प्रॉब्लम को आगे जाके हमने पढ़ना है। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया, रिविलियन किया अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस रिविलियन का नाम था ब्लू रिविलियन, है ना। तो ये ब्लू रिविलियन भी हमने आगे जाके पढ़ना है। तो ये टोटल इंट्रोडक्शन है लेसन का, ठीक है ना। पहले क्या हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम राइट टू दीवान, जो कंपनी को दीवानी का राइट मिला, तो पहले हम वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जो कंपनी थी उनका जो प्राइमरी मोटिव था यहाँ पे, वो क्या था, तो वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, बिकॉज वो आए थे यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। तो ट्रेडर्स का मकसद ही होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नए मेथड्स अडॉप्ट किए, किस चीज के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उन मेथड्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के पेजेंट्स को वही क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपकी किताब में क्या है, एक क्रॉप दिया गया है, दैट्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है ना। तो इंडिगो एक प्लांट है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे कि पेजेंट्स क्यों नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो ग्रो करेंगे, ठीक है ना, उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या हर्डल्स थी, ठीक है ना। तो वो भी हम आगे जाके क्लियर करेंगे। और लास्ट पे जो पेजेंट्स थे, जब वो मजबूर हो जाते हैं इस इंडिगो को, वो नहीं चाहते कि वो कास्ट इसकी करे, तो वो आगे जाके इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिविलियन करते हैं। दैट रिविलियन इज नोन एज ब्लू रिविलियन, ठीक है ना। तो उस ब्लू रिविलियन जो है वो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे दिस राइट टू दीवान। कंपनी बिकम्स द दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है ना। आपको यहाँ पे रिकॉल करना है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था, बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 1764 में, ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर जो फॉर्ट हुआ था, वो हुआ था 1764 में। किस किस के दरमियान हुआ था, आपने पहले ही पढ़ा है कि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी
था नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम ने अकेले ये जंग नहीं लड़ी, उसके साथ और कौन था उस वक्त जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर शाह आलम टू, ठीक है ना, और थे एक अवध जो थी स्टेट, उसके जो नवाब थे सुजाउद्दौला, ठीक है ना। तो जो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, ये हुआ था 1764 में बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम ने अकेले ये जंग नहीं लड़ी थी, उसके साथ कौन वो लड़ा था वहां पे, उस वक्त के जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम टू, और एक थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। इस सिराजुद्दौला नहीं है, ये सुजाउद्दौला है, ये अवध के नवाब उस वक्त थे। तो इन तीनों ने ये जंग मिलकर लड़ी थी और तीनों को हराया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बक्सर। तो इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है 1765 में, ठीक है ना, 1765 में कंपनी को ग्रांट मिलता है, राइट मिलता है, क्या राइट, दीवान। अब ये दीवान आपको पहले क्लियर करता कि दीवान क्या है। दीवान राइट कलेक्ट टैक्स, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो कंपनी को राइट मिलता है, हक मिलता है, कौन देता है इनको ये राइट, जो ये मुगल एम्पायर थे शाह आलम टू, ठीक है ना। अब ये क्यों उनको देता है, इसलिए उनको ये राइट देता है क्योंकि इसने हारा था, ठीक है ना, क्योंकि ये भी लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर कासिम को हराने के बाद मीर जाफर को रीइंस्टॉल किया, फिर से नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, लेकिन ऐसे ही मुफ्त में नहीं, उसको कंपनसेशन देना पड़ता था 5 लाख रुपया मंथली, ठीक है ना, कंपनी को, ठीक है ना। इस तरह से जो सुजाउद्दौला ने जब हारा तो उसको सब्सिडी अलायंस को मानना पड़ा, ठीक है। तो शाह आलम सेकंड को जो थे, इसने क्या किया, इसने इनको दीवानी राइट दिया, किसको, कंपनी को, आपको आप हम राइट देते हैं कि आपको हक है, आप क्या आप जो बंगाल का एरिया है वहां पे आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, जब उनको ये राइट मिला, राइट कलेक्ट टैक्स, तो इससे क्या हुआ ना, ये बन गए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। देखो हम भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट इसके बदले में हमें क्या देती है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक, सॉरी, हमें ये रोड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, हमें स्कूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी है उनको प्रोवाइड करते हैं, जो हम टैक्स देते हैं उसके बदले में। इसी तरह से यहाँ पे बंगाल को आप टैक्स देना था, जिन बंगाल के जो पीजेंट्स थे उनको टैक्स देना था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। तो अब इनको क्या करना था, फाइनेंस एडमिनिस्टर करना था, ठीक है ना, पैसा इनके पास था, अगर ये पैसा कलेक्ट करते थे तो उनको वहां पे इनकी जो बेस्ट नेसेसिटीज थी उनको फिल भी करना था। लेकिन जो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनका जो मोटिव था, उनका मोटिव सिर्फ एक ही था, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। क्यों, ये इनका क्यों सिर्फ मोटिव था प्रॉफिट ही कमाना, वजह ये थी क्योंकि ये ट्रेडर्स थे, यहाँ पे तिजारत के गर्ज से आए थे, ठीक है ना। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका मोटिव होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, ठीक है ना। तो इनका जो मोटिव था, उन्होंने सिर्फ किस चीज पे तवज्जो दी कि हमें किस तरह से ज्यादा मुनाफा मिले, ठीक है ना। तो जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है ना, फ्रॉम बंगाल, तो उसको वो किस चीज पे लगाते थे, टू बाय गुड्स, दो ही चीजें उससे वो करते थे। एक तो वो गुड्स खरीदते थे, मतलब वो चीजें जिनको वो कहां पे बेचते थे, यूरोप में जाके बेचते थे, ठीक है ना। दूसरा जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स होते थे, कहां पे ना, यहाँ इंडिया में रहने के जो उनके मुलाजिम थे उनको तनख्वाह देनी पड़ती, या बाकी जो भी एक्सपेंडिचर्स थे वो बेयर करते थे। वो किस चीज से, जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, बस इसी एक चीज से वो क्या करते थे, ये सभी चीजें करते थे। देखो इससे पहले क्या होता था, जब वो इससे पहले यहाँ से चीजें खरीदते थे तो उसके लिए वो क्या लाते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है ना। उनको यूरोप से, इनको इस ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर लाना पड़ता था, और उसके बदले में वो यहाँ से चीजें खरीदते
खरीदते थे, चाहे वो स्पाइसेस हो चाहे वो क्लोथ्स हो, ठीक है ना। लेकिन जब उनको ये राइट मिला, राइट टू दीवान मतलब कि राइट टू कलेक्ट टैक्स, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वो पैसा जमा करते थे, ठीक है ना, जिससे उनको क्या करना था, बंगाल के लोगों की सहूलियत के लिए चीजें बनानी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम यहाँ पे टेम्परेरी, हमने यहाँ पे हुकूमत नहीं करनी है। तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, वो चीजें खरीदते थे यहाँ पे, ठीक है ना, उसी पैसे से, और जो भी एक्सपेंडिचर्स कंपनी के होते थे तो वो भी इसी से वो बियर करते थे। इससे क्या हो गया, जो बंगाल के पीजेंट्स थे, पर्टिकुलरली पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ठीक है ना, तो इन पे बहुत ही बुरा असर पड़ा, क्योंकि इससे जो इकोनॉमी ऑफ बंगाल थी वो र्यून हो गई, वो खराब हो गई। जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो इक़्तिसादी हालत थी बंगाल की, वो खराब हो गई, क्योंकि वो यही पैसा इस्तेमाल करते थे लोगों की फलाह बहबूदी के लिए। लेकिन अब जो इसने कंपनी ने ये पैसा हड़प लिया, ठीक है ना, वो इसे क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और कंपनी के जो खर्चा आते हैं वो इससे बेयर करते हैं। इससे क्या हो गया, पीजेंट्स पे दबाव आ गया, ठीक है ना, और जो आर्टिजन्स थे, जो विलेजेस में रह रहे थे, उन्होंने कपड़े बनाने छोड़ दिए, क्योंकि उनको पता था कि अब हमें कुछ मिलता ही नहीं, हमने जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं हमने किसको बेचना है, इसने कंपनी को बहुत ही कम पैसा देते थे वो। तो जो आर्टिजन थे उन्होंने गांव छोड़े, वो शहरों की तरफ भाग गए, क्योंकि हमें अब फायदा ही नहीं है यहाँ पे रहने का। और जो पीजेंट्स थे वो उनकी बहुत ही खराब हालत थी, क्योंकि उनको जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जो भी प्रोडक्शन होता था कहाँ पे ना, उनकी खेतों में, ठीक है ना, तो उससे क्या होता था, वो उनको देना पड़ता था एज टैक्स कंपनी को, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इससे हो गया फेमाइन आ गया, ठीक है ना, कहा साली फेमाइन आ गया कहां पे, बंगाल में, ठीक है ना, जिससे 10 मिलियन पीपल वर्ल्ड पड़ा हुआ, ठीक है ना, 10 मिलियन लोग जो थे बंगाल में वो मर गए बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन। अब ये फेमाइन क्यों आया, या ऐसे ही खुद नहीं आया, क्योंकि इसमें किन का हाथ था, इसमें कंपनी का हाथ था। क्यों, क्योंकि वो जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे उसके बदले में उनको देना था, उनको जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज थे उनको प्रोवाइड करने थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, ठीक है ना। ऊपर से बहुत ही ऑपरेसिव टैक्सेशन सिस्टम था, बहुत ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता था उनको, ब्रिटिश को, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, उनकी हालत खराब हो गई, बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो र्यून हो गई, वो तबाह हो गई। आर्टिजन जो थे वो उन्होंने शहरों का रुख किया, ठीक है ना, और जो प्रेजेंट थे उनमें से 10 मिलियन लोग जो थे वो मर गए इस फेमाइन की वजह से, ठीक है ना। तो अब ये हालत हो गई कि अब इस कंडीशन में ही नहीं थे, जो प्रेजेंट्स ऑफ बंगाल जो थे वो इस हालत में ही नहीं थे कि वो क्या कर सकते थे, वो टैक्स पे कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसने कंपनी को क्या चाहिए था, सिर्फ पैसा चाहिए था, उन्हें और किसी और चीज के साथ वास्ता ही नहीं था। लेकिन अब अगर हम जो प्रेजेंट्स थे वो आप कुछ कमा ही नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, तो वो इसने कंपनी को क्या देते, ठीक है ना। तो अब कंपनी ने भी इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि अब हमने इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, कहां से, अपने खेतों से, ठीक है ना। तो उन्होंने नए मेथड्स अडॉप्ट, नए मेथड्स डिवाइस किए टैक्स कलेक्ट करने के, ठीक है ना, कुछ नए तरीके ढूंढ लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ कौन कुछ नए तरीके। एक था उसमें परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था मालवारी सिस्टम, तीसरा था रोहितवारी सिस्टम, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि आप जो बंगाल के पेजेंट्स हैं वो यहाँ पे टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने नए तरीके अडॉप्ट किए उनसे टैक्स हासिल करने के लिए, ठीक है ना। तो वो नए तरीके कौन थे, उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है ना, एक तरीका था जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे किनसे, पेजेंट्स से। दूसरा था मालवारी सिस्टम, ठीक है ना, और तीसरा था रोहितवारी सिस्टम। ये क्यों उन्होंने किया, क्योंकि जो ऊपर का जो सिस्टम था जिससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे उससे बंगाल की हालत बहुत खस्ता हो गई, खराब हो गई, ठीक है ना। आप इस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो टैक्स पे कर पाते, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये मेथड्स अडॉप्ट किए, ठीक है ना। उनको कोई हमदर्दी नहीं थी लोगों की, ठीक है। जब उनको लगा कि वो हम पे ही नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये नए मेथड्स अडॉप्ट किए। तो ये नए मेथड्स क्या थे, किस तरह से काम करते थे, इन मेथड्स के अंदर क्या टैक्स दिया जाता था, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।